के घरों में ये प्रॉब्लम है कि कोई शराब पी रहा है और पिए जा रहा है। स्टार्ट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगता। तो मैंने अनगिनत बार उनको पूछा, डैड हाउ डिड यू नॉट थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, मुझे उठाए घर के बाहर क्यों नहीं किया? जिंदगी में ऐसी कोई दौलत नहीं हो जो खत्म नहीं होती, लेकिन वो शराब के नशे में इतने गुरूर में था कि मैंने बोला मामा पहले ये दौलत कमा लो फिर ये डालो मेरे को। वाइफ जो होती है बड़ी नाइव होती है, हम शराबी जो होते हैं ना उनको बेवकूफ़ बनाने में हमारी मास्टरी है, क्योंकि हम एक डेवलप कर लेते हैं ब्लेम जी। आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन में उसका असर कितना पड़ा इस आपके अल्कोहल के लत? ऐसा दरवाजा खोल के मेरे को देखी कि मैं 10:15 बजे विस्की का सिप ले रहा हूँ बाथरूम में, तो आपके मुंह से जैसे वो निकला मेरे मुंह से निकला, मर गया फिनिश। मतलब ऐसे घर पे कोई बात नहीं कर रहा, 2-3 हफ्ते हो टॉक्स टू मी। और अगर आप लोग को लगता है कि ना बात करके मेरे को इग्नोर करके मेरे को आइसोलेट कर, और आपको लगता है कि आइसोलेट करोगे मुझे तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, और ये सोच है तो आप सारे यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। जिंदगी एक फ्लैश की तरह मेरे सामने नजर, क्या से क्या हो गया, शराब ने मुझे बर्बाद किया। नमस्कार दोस्तों, इट्स अनफिल्टर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और मेरे साथ है मेरी कलीग डॉक्टर रश्मि शाह। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग, थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं शराब और उसके लत की। इसलिए मैं पॉडकास्ट की शुरुआत मिर्ज़ा गालिब एक शेर से करने वाला हूँ कि शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। ये पीने वाले ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ना दिन देखते हैं न रात, ना वक्त देखते हैं ना हालात, बस जहाँ जगह मिली वहीं शुरू। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन शराब की लत की वजह से जिन अंधेरी गलियों में वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं, वहाँ से बहुत बार वापसी का रास्ता बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है, और अगर खुद के बलबूते पर वापस आना हो तो लगभग असंभव होता है। पर लेकिन चंद लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो इस अंधेरी गलियों से वापस आकर रोशनी में वापस आ चुके हैं, और उन्हीं चंद लोगों में से आज हमारे पास एक ख़ास मेहमान है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ही ज़ुबानी। उनका नाम है मिस्टर महेश हीरानंदानी। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इट्स अनफिल्टर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड महेश हीरानंदानी जी के साथ। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में इट्स अनफिल्टर्ड। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। जो मेरा शेर था मिर्ज़ा गालिब का, उसके बारे में क्या कहेंगे कि शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या कोई ऐसी जगह बता जहाँ खुदा ना हो। बहुत अच्छा शेर था, और आपने तो शेर सुना है, हमने उस शेर को जिया है अच्छा। और कहते हैं कि अच्छा डायलॉग दिमाग में याद आया, हम लोग बहुत शराब पी के डायलॉग्स मारते थे। तो किसी ने कहा था एक बार, बहुत अच्छा समझ में आया, दिमाग में बैठा, कि आग लगी है बस्ती में, हम जिएंगे अपनी मस्ती में। तो ये आग बस्ती में किस तरह धीरे धीरे लगती है शराब के कारण, और हमारी जो जीने की बस्ती होती है, इर्द गिर्द जो होते हैं, हम किस तरह उसको जलाते रहते हैं रिश्तों को। तो उस पर आधारित आपके सवाल जवाब होंगे। जी, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि ये शराब की जो आदत है या लत क्यों कहें, तो सबसे पहले आपको और शराब का सामना कब हुआ? कोई मजबूरी थी, कोई गम भुलाना था क्या? तो ऐसा था कि मेरे घर में मेरे पिताजी शराब पीते थे, हर एक दिन शराब पीता था, शराब पीता था। घर में पिताजी शराब पीते थे, उनको हर दिन देखता था 2 पैक पी रहे, 3 पैक पी रहे, एक नॉर्मल चीज़ था। लेकिन वो खाना वाना खा के 10:30-11 बजे सो जाते थे। अच्छा। कोई भी पार्टी होती थी घर में, हमारी बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, शराब का एग्जिस्टेंस हमारे घर में था, तो उसमें कभी कुछ ऐसा ना नहीं था, बल्कि दिमाग में ये था कि बड़े होके कभी ना कभी हम भी पिएंगे। लेकिन पीने के एक दिन पहले तक मैं एक चीज़ बोलता था कि महेश कभी शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा और सिगरेट नहीं पिएगा। और अगले 20 साल मैंने वही किया जो मैं नहीं चाहता। भयंकर शराब पी, चालू वहाँ से हुआ जैसे गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, गुस्से में था, चलो एक बोतल बियर पीते, देखते कैसा होता है। तो जाके एक बोतल बियर पी लिया, उसके बाहर एक पान बीड़ी का दुकान था, जाके सिगरेट पी लिया। अच्छा। तो वहाँ से पहली बार मेरा इंटरेक्शन चालू हुआ। फिर धीरे धीरे अगले 3-4 साल
पहले हफ्ते में एक बार कभी हाउसी खेलने जाते थे, वहाँ पी लेते थे 2-3 पैग। तो 3-4 साल ठीक था, हफ्ते में एक आध बार पीते थे, 2-3 पीते थे, ज़्यादा में ज़्यादा 3-4। हमारे समय में आफ्टरनून सोशल्स होते थे, दोपहर को होते थे सोशल्स, वहाँ 2 पैग लो तो 2 पैग फ्री मिलता था, अच्छा। तो वहाँ पी लिया। लेकिन कहीं भी कुछ गलत नहीं था, वो एक तरीका जीने का, जवानी जीने का तरीका था। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18 साल का था, अच्छा। वहाँ से चालू हुई। आपने 18 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम शराब पी, जैसे आपने बताया, हाँ ब्रेकअप जी। हुआ, तो आगे ये कैसे बढ़ता गया फिर पढ़ाई और इन सब के साथ? तो क्या था कि पढ़ाई और इन सब के साथ में मुझे उस समय एक्टर बनना था, तो रिहर्सल्स बहुत करता, पूरे दिन रिहर्सल्स में था। उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, उस समय मेरा ड्रिंकिंग कोई पागलपन जैसा नहीं था। पार्टी में 2-3 पैग पी लिया, हाउसी खेलते 2-3 पैग पी लिया, हफ्ते में 1-2 बार पी लिया, नहीं मन किया तो 3 महीने नहीं पिया, 6 महीने नहीं पिया, ऐसा भी चला। इनफैक्ट 88 में मैंने इंटायर 88 किसी शर्त लगा था कि 88 में नहीं पीऊँगा, पूरा साल नहीं, 15 महीना नहीं पिया। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। दैट वाज लाइफ, दैट इज़ हाउ यू लिव। तो ये प्रॉब्लम कब लगा आपको ऐसा कि ये मेरी ज़िंदगी एक अलग राह पर लेकर जा रही? जैसे घर वालों से रिश्ता या अपने दोस्तों के साथ, या कैसे रहा ये सब? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एंड आई एम श्योर जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है कि कोई शराब पी रहा है और पिए जा रहा है, तो स्टार्ट ऐसा नहीं होता है, हमको बराबर। ऐसा नहीं लगता है। तो 89 में मैं लंदन में था, एक पब में काम कर रहा था, फिर पब चलाने ले लिया मैंने। तो वहाँ जब पीना चालू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रोज़ 7-8 पैग पी रहा हूँ। अच्छा। ओ, हाँ, रोज़। हम्म। तो ये चीज़ मुझे पहली बार शायद ध्यान आया होगा 1-1.5 महीने के बाद कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही पी रहा हूँ और रोज़ पी रहा हूँ, पहले ऐसे नहीं था। फिर अल्कोहल बड़ा कनिंग प्रॉब्लम है, वो बहुत कनिंग बाय नेचर है। अगर आप अल्कोहल को एक इंसान की तरह बात करो, थर्ड पर्सन, बड़ा कनिंग है। उसका नशा आपको बोले कि ये क्या है, लंदन में है, ठंडी है इतनी, और मैं हजम कर सकता हूँ, काम भी कर रहा हूँ, सक्सेसफुल भी हूँ, तो ये हजम हो जाएगा। बॉम्बे जब वापस जाऊँगा तो कम हो जाएगा। तो वो एक वे ऑफ लाइफ, जो पहले हफ्ते में 1-2 बार पीता था, वो एक वे ऑफ लाइफ बनता चला गया। वहाँ पे पहली बार थोड़ी, जैसे बोला ना, आग लगनी चालू हुई, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलेगा, बॉम्बे जाके मैं सुधर जाऊँगा। जब बॉम्बे वापस आया तो मेरे को लगा कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने जब निकले, मैं देखा मैं रोज़ पी रहा हूँ, और अब मैं 8-10 ड्रिंक पी रहा हूँ। ओहो। कम की जगह वो बढ़ गई। बढ़ना चालू हो गया। लेकिन क्या होता है, उससे बड़ा सक्सेसफुल था, स्टॉक मार्केट में सब ब्रोकरेज का कंपनी चालू कर दिया, कमा रहा था, डैड से पैसों की ज़रूरत नहीं थी। आई वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, तो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। बराबर। और जब बेटा सेल्फ जी रहा हो और इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा हो, तो एक बाप को भी लगता है, एक पिता को भी लगता है कि इसको क्या बोलूँ, और ना मैं सुनने वाला था। उन्होंने अपनी कोशिश की होगी। तो एक किस्सा बताता हूँ, उस बात पे याद आया। डैड ने मुझे एक बार कहा कि बेटा एक काम क्यों नहीं करते, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा बदलो अपने आप को। तो बोला, डैड बदलना क्या, सब ठीक है। बोले नहीं, पीने के बारे में आप 2 पैग पियो, 3 पैग पियो, ज़्यादा लंबा पियोगे, यू विल लिव अ हेल्दियर लाइफ, यू विल ड्रिंक लॉन्गर। कम पियो, 2-3 पियो। तो मैंने डैड को देखा, और वही मेरा जो शराबी नेचर, अल्कोहलिक लॉजिक, मैंने बोला, डैड मेरे को तो समझ नहीं आता है कि आप 2-3 पीते क्यों। अगर पीना हो तो ढंग से भी ज़्यादा पियो। तो मेरे तरह पियो। आपकी तरह पीना मतलब मंदिर जा रहा हूँ, घंटी नहीं बजा रहा हूँ, वैसे हो जाएगा। अगर मुझे 2-3 ही पीना हो तो उससे अच्छा मैं डिकेंटर में 3 पैग डाल के उसको ड्रेन करके फेंक दूँ, मुझे उसमें ज़्यादा खुशी होगी। पीना तो 8-10 पी, एक दिन बैठो मेरे साथ, 8-10 पीते हैं, देखो कैसे मज़ा आता है। अच्छा, पिताजी के साथ ऐसी पिताजी बात को ऐसे बोला, अब मैं पिया हुआ। हम्म। नहीं तो जिंदगी में कभी पिताजी को बैक आंसर नहीं किया, पर प्यार से मैंने बोला। तो ये एडिक्टिव लॉजिक मेरा चालू होना चालू हो गया। जैसे कहते हैं कि शराब, जैसे आपने कहा, बहुत कनिंग है, तो आपका वो टॉलरेंस बढ़ाते रहती है मेरे ख्याल से। आप 2 वो पियो। बॉडी टॉलरेंस बढ़ते रहता है, हम्म। अब ना उल्टी होती है, हम्म। ना हेडेक होता है,
मजे की बात क्या है कि आज मैं 23 साल से शराब से दूर हूँ। जब मैं ट्रीटमेंट पे था तो 10 दिन के बाद मुझे लगा अच्छा ये होता है सुबह उठना और नॉर्मल फील करना। क्योंकि 13 साल में हैंगओवर में उठता था, वो हंगओवर स्टेट मेरे लिए नॉर्मल था। तो इन लाइफ में स्टेट ऑफ नॉर्मलसी चेंज। जैसे आपने बताया आपके पिताजी के साथ रिश्ते तो आपके अच्छे थे, लेकिन बात करने का ढंग कभी कभी बिकॉज ऑफ अल्कोहल चेंज हो जाता था। तो आपकी वाइफ के साथ आया बाकी घर वाले, आपके दोस्त कैसे आपसे फिर डील करते थे और कैसे घर में क्या सीन होता था? ये सोचूं मैं कि ये लोग मुझे कैसे, मेरे से कैसे डील करते थे, कि मेरे को कैसे हैंडल करते थे, उससे मैं सोचता नहीं था। ये मैं हूं, मेरे को झेलना आपकी नेचर में आनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपको करना बाय डिफॉल्ट आपको मुझे झेलना पड़ेगा। रिकवरी में समझो 5 साल हुए, 2 साल हुए, 4 साल हुए, मैंने कई बार सोचा कि मेरे को झेला कैसे। मैंने अपने डैड को, उनको गुजर के आज 10 साल के ऊपर हो गया, 2015 में गए, लेकिन 12.5 साल मुझे सोबर देखा। तो मैंने अनगिनत बार उनको पूछा, डैड हाउ डिड यू नॉट थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, मुझे उठाए घर के बाहर क्यों नहीं किया आपने? तो डैड स्माइल करके एक ही चीज़ बोलते थे, बेटा अगर चले जाते थे, निकाल देता था, तो ये दिन देखना मुझे नसीब नहीं होता था, ये खुशी मेरे को नहीं मिलती थी। अलग रूप। लेकिन उन्होंने मुझे कैसे झेला ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने मुझे कैसे झेला एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। मेरे मामा थे, उनको गुजरे 2-2.5 साल हो गए। बहुत अजीज थे मुझे, और जैसे बोलते हैं ना प्यारे मामा एक हर एक का होता है, मेरे को प्यारे मामा थे। हम शराब भी साथ पीते थे, जुआ भी साथ खेलते थे। तो लेकिन वो भी 2 पैग वाले 3 पैग वाले, लेकिन बार में साथ में मिलेगा। अगर मैं सेंटर को जिम खाना गया तो एक दिन मैं पहुंचा उधर 7:30 बजे पत्ते खेल के, मामा बैठे थे, वो जल्दी आ गए थे, उनका मालूम था एक आध पी के घर जाएंगे। तो मैं बैठा साथ में, बोला मामा, बेटा ड्रिंक मंगाओ जरा। बारमैन कैसे देखा, मैंने नहीं मामा आज पता नहीं क्यों पीने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो तेरे को पीने का मन नहीं कर रहा है? मैंने बोला मन नहीं कर रहा होगा। बोले कमाल है। तो मैंने चिकन टिक्का मंगाया, सूप मंगाया, ये सारा कुछ हो गया, घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। तो ना बेटा ऐसे यार बैठा हूँ 1 घंटे से तेरे साथ, मेरे को मज़ा नहीं आया कि भांजे के साथ बैठा, तो एक ड्रिंक मेरे साथ पी। मैंने बोला ठीक है। मैं लेके आ भाई। उस समय 8:45 बजे थे। 4 बजे रात को मैं चेंबूर, सैंटिक्रूज से चेंबूर मामा को छोड़ने गया घर। ओहो। अब 1 बॉटल डाउन हो गया। वहाँ पे जब मैं उतरा तो मेरे मामा मेरे को बोले, बेटा जिंदगी में ऐसी कोई दौलत नहीं होती है जो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन वो शराब के नशे में इतने गुरूर में था कि मैंने बोला मामा पहले ये दौलत कमा लो, फिर ये डायलॉग मेरे को मारना। आज तक उस बात का दुख है मुझे, मामा से जिस तरह बात की। उसके बाद उन्होंने जो बोला, बोले कि आज के बाद अगर गलती से भी मैं कभी तेरे को बोल दूँ कि भाई 1 पैक पी ले मेरे साथ, तो तेरा लात है मेरा पिछवाड़ा है, मारना मुझे। हाथ जोड़ा मेहमान ने मेरे सामने, मुझे पूरी रात झेला उन्होंने बकवास करते हुए, पता नहीं कैसे। ये एक प्यार था उनका और कुछ नहीं। बिल्कुल। ऐसे बहुत से किस्से बताऊंगा मैं आपको, और सुनने वालों के भी घर में कोई ऐसा हो तो उनको भी आइडेंटिफिकेशन आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसके आगे बहुत प्यारी जिंदगी है। ये जो आग लगी है बस्ती में, हम जी रहे अपने मस्ती में, इसके आगे एक जीने का तरीका और आता है जब शराब से आप दूर होते हो, और उसके ऊपर उसके लिए आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हो। तो वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। जी। सो आपने जैसे कहा कि नशे में कोई इंसान होता है तो वो बहुत एग्रेसिव भी हो जाता है। आपकी वाइफ को भी काफ़ी सारा आपको टॉलरेट करना पड़ा होगा। सो हम कुछ ऐसे आपसे आपके वो इवेंट सुनना चाहेंगे लाइफ के, जहाँ पे आपकी वाइफ को बहुत तकलीफ़ हुई होगी, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस भी इससे रिलेट कर पाए एंड दे कैन टेक गुड डिसीजंस एंड राइट स्टेप्स राइट नाउ। या बच्चों से भी, अगर या आपको बच्चे हो, ताल्लुकात कैसे वाइफ होते हो, माँ बाप हो, कोई भी। एक किस्सा याद आया, मतलब जब आपने पूछा, तो मेरी वाइफ 4-5 साल के बाद
उस हालत पे पहुंच गए थे रिश्ते में मेरे साथ कि इसको कहीं भी बाहर ले जाना, इसके साथ जाना, किसी ना किसी को कुछ गलत बोल देगा, उल्टा बोल देगा, सामने वाले ने कुछ भी रिएक्ट किया तो हाथ उठा के मार देगा उसको। ऐसे बहुत पंगे लिए मैंने ज़िंदगी में पिए हुए। तो जब इनविटेशन आता तो ना बोल देती थी, अच्छा। और मुझे बाद में मालूम पड़ता था कि ये दोस्त लोग साथ में थे, अरे मेरे को नहीं बुलाया, तूने आपकी वाइफ को तो बोला था। तो उससे झगड़े होते थे। तो ये किस्सा वहाँ पे जब मेरी बहन ने एक प्रोग्राम बनाया, हम 2 बहनें मेरे से छोटे हैं, कि महाबलेश्वर जाएंगे पूरी फैमिली के साथ, मैं, मेरी 2 बहनें, उनके हस्बैंड, बच्चे। तो मेरी वाइफ ने उनको ना बोल दिया, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। मुझे मालूम ही नहीं, कुछ दिनों का मुझे मालूम पड़ा ऐसा प्रोग्राम बन रहा है और वंदना ने उनको ना बोल दिया है। तो मेरे को बोली क्या फ़ायदा जाने का, तुम जाओगे उधर, पियोगे उधर, नशा करोगे बेकार का। मैं और मेरे तरफ लोग देखेंगे एक सिंपैथेटिक लुक देख के, एक बेचारी देख, मुझे ये सब फेस नहीं करना, मैंने बहुत फेस कर चुकी हूँ, हद हो गई, अब नहीं जाएंगे। तो मैंने उसको बहुत कसम दिलाई, बोले कसम खाता हूँ कि मैं 2-3 से ऊपर नहीं पीऊँगा, तुम काउंट करके रखना, आप काउंट करके रखना, छोटा छोटा करके 30-30 ml करके पीऊँगा, तेरे सामने पीऊँगा। ऐसा बहुत कन्विंस किया, मान गई वो। वाइफ जो होती है ना बड़ी नाइव होती है। हम शराबी जो होते हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाने में हमारी मास्टरी है। लेकिन मज़े की बात ये कि मैं खुद बड़ा ऑनेस्ट था कि ऑनेस्टली मुझे उससे ज़्यादा नहीं पीना, ये मैं माइंडसेट के साथ गया हूँ। ये नहीं कि उधर जाके पीऊँगा क्या करेंगे, वो नहीं था, ऑनेस्ट था, नहीं पीऊँगा। हम पीना चालू किए। अब जीजा ने बोला कि मैं 12 बजे के बाद पीऊँगा, क्योंकि आज फ्राइडे है तो संतोषी माँ का व्रत रखते हैं वो लोग, तो अच्छा। फ्राइडे के 12 बजे के बाद में पीऊँगा। तो मेरे को पता नहीं, एक एडिक्टिव थॉट ने बोला कोई बात नहीं, तो दीपक लास्ट ड्रिंक तेरे साथ पीऊँगा और खाना खाएंगे। उसने बोला ठीक है। अब बजे तो उस समय समझो 8:30-9, तब तक नहीं पिया। छोटा छोटा ड्रिंक बनाया सबके लिए, स्मॉल। 10:30 पौने 11 बजे डिनर सर्व किया उन्होंने, और मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि तुम पी लिए हो, अब खाना साथ में खाओ, दीपक के साथ, दीपक के लिए मत रुको। मैंने बोला मैंने तीसरा स्मॉल लिया है, देख ले, बॉटल देख ले, इतना ही पड़ा है, इतना भी पड़ा है। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने 3 स्मॉल ही लिए होंगे, तो 2-3 स्मॉल और पी सकता हूँ, समय भी है, बहुत स्लो जा रहा हूँ। उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला तुमको जो करना है करो, मैं गई अपने रूम में। वो रूम चले गई, अपने कमरे में चले गई। वहाँ मेरा जो एडिक्टिव तार है दिमाग में वो खनका, और मैंने पीना चालू किया। वो नीचे आई नहीं। जीजा 12 बजे एक ड्रिंक बना के, आधा ड्रिंक बना के चुपचाप खाना खा के वो भी सोने चला गया, और मेरा पीना चालू रहा। सारे सो गए, महेश फोन पे बात कर और पी रहा है। 2:15-2:30 बजे पता नहीं क्या दिमाग घुमा मेरा, पूरा ब्लेम गेम वाइफ के ऊपर कि इस तरह मेरे से बात किया सबके सामने, अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। दिमाग मेरे को बोल रहा है। छोटे जीजे को उठाया, सो रहा था, मैं निकल रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहा है? मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। इसे देखा नहीं, सोया। मैं उठा, खाली बॉटल लिया, 6-7 पैक डाला उसमें, ड्रिंक पूरा बनाया और निकल गया। हम लोग पंचगनी में थे, सोसाइटी के बाहर निकले, बंगलों का सोसाइटी जहाँ रह रहे थे, बुक किया था बंगलो, निकले और बस पकड़े, पहुँच गए सीधा महाबलेश्वर। अब पहला बस 6:30-6:45 बजे जाता है, तो पिए जा रहा हूँ। वो ख़त्म हो गया, एक आध बियर का बंदोबस्त कर लिया, वो भी पी लिया। फिर भूख लगी तो इडली कुछ खा लिया, और बस को मैंने जाके पूछा, धुत हालत एकदम धुत में, कितने बजे निकलेगा, कि कौन सा पहला निकलेगा, उसमें जाके बैठ गया और सो गया। वहाँ से निकले, अब मुझे कुछ ध्यान में नहीं है कि उन लोग क्या कर रहे होंगे, किधर किधर मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं आई। गुस्से में था वाइफ के साथ। गाड़ी रुकी, बस रुकी, वहाँ पे मैंने एक बार देखा, 4-5 और पी गया, फिर बस में सो गया। बॉम्बे पहुँचा, सीधे एक दोस्त के ऑफिस में 5:30 बजे और पिया। फिर एक रेस्टोरेंट था, उधर गया और पिया। घर कुछ 8:30-9 बजे पहुँचा, तब तक मेरा मोबाइल भी सुबह से डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज हो चुका था।
वो मुझे कनेक्ट नहीं कर पाए। अब वो जिंदा है नहीं है, घर वाले व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू। बिल्कुल। आज मैं अगर सोचूं तो मुझे एक ही ख्याल आता है, हाउ द हेल डिड आई डू दैट, मैंने कैसे किया ये किस्सा। तो ऐसे किस्से मेरे ज़िंदगी में बहुत है, और मेरी वाइफ के ऊपर क्या गुजरा होगा मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं, क्योंकि हम एक डेवलप कर लेते हैं ब्लेम गेम, बिल्कुल। एंड अल्कोहलिक मास्टर्स दैट। हाँ, हमारी खुद की वजह से हमारे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार जिस तरह से परेशान होते हैं उसका अंदाज़ा लगाना वाकई मुश्किल है। लेकिन ये तो हो गया आपके घर वालों की बात। आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन में उसका असर कितना पड़ा इस आपके अल्कोहल की लत का? तो धीरे धीरे यूं हो गया कि जितनी शराब बढ़ती रही उतना डिपेंडेंसी जिस तरह शराब के ऊपर था, भरोसा, डिपेंडेंसी ऑन पीपल वर्किंग विथ यू। तो एक फाइनेंस लीजिंग फर्म था, वहाँ पे एक दो जन फैमिली में से काम कर रहे थे, उनके ऊपर भरोसा है, जो काम कर रहे उनके ऊपर भरोसा है। दैट वाज नॉट भरोसा, दैट वाज डिपेंडेंसी। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था कि मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी सुबह जब मैं उठता था कि मेरा जब स्टॉक मार्केट का काम था तो एवरी वीक आई एम साइनिंग अबाउट 20, 30, 50, 50 ट्रांसफर डीड साइन कर रहा हूँ। लेकिन सुबह जब उठता था हाथ यूँ होता था, शेक होता था, इम्बैलेंस बॉडी, पेन पकड़ो तो मुझे यस भी नहीं लिखा जाए। तो बाहर पहुंचता था 12 बजे, कभी 11 बजे, 2 ड्रिंक पिया, हाथ स्टडी हो गया, फिर फ़ोन करता था ऑफिस में, एक काम कर, इधर डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे साइन करो। ओह गॉड। तो दैट वाज हाउ आई वाज हैंडलिंग बिजनेस। तो इट वाज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस समय पिए में, नशे में मेरी सोच ये होती थी, क्या हैंडल कर रहा हूँ बिजनेस, कारण मुझसे स्मार्ट आदमी है नहीं, क्या डील किया मैंने, वो डील आगे क्या है मुझे याद भी नहीं। अगले मॉर्निंग ब्लैकआउट्स। सो विद ब्लैकआउट्स मुझे याद नहीं किसको मैंने क्या बोला है, बिजनेस में जाना कम हो गया, बिजनेस बिकेम बार काउंटर्स। सो दैट वाज अ टोटल रेसिपी फॉर डिजास्टर। कोई भी काम इंसान, हालांकि मैंने 4-5 बिजनेसेस किए, कहीं नुकसान नहीं खाया, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल इतनी महंगी हो गई कि उसको सस्टेन नहीं कर पाता था। सो द वर्स्ट फेज हैपेंड व्हेन देयर वाज अ डाउनफॉल इन 97, 98। स्टॉक मार्केट क्रैश बाय अबाउट 70%, 70% स्टॉक मार्केट टूटी, रियल एस्टेट 50% टूट गया बॉम्बे में, और मेरे इन्वेस्टमेंट सारे मैं स्टॉक से निकाल के, फाइनेंसिंग कंपनी से निकाल के मैंने प्रॉपर्टी में डाल दिया था। तो आई वेंट डाउन द स्लाइड लाइक दिस, यूं, और समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से पहुंच गया, कहाँ से कहाँ मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। और सडनली आई रियलाइज कि मुझे 1.5-2 करोड़ रुपया बाजार को चुकाना है। आई क्रिएटेड अ लाइबिलिटी, बट क्रिएटिंग लाइबिलिटी ऑल्सो वाज अ स्टेप वाइज डिजास्टर। यानी एक रात में ऐसा हो गया, ये धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन शराब पीने के बाद एक कॉन्फिडेंस नहीं, मार्केट तो उठेगा ही, रियल एस्टेट इतना थोड़ी टूटेगा, तो आना ही है, करेक्शन है, ये सब बकवास सोचता था मैं। दैट इज हाउ इट वाज। हाउ बैड इट इज, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस तरह आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो, उसको मल्टीप्लाई दैट बाय 20 और 40 टाइम, दैट इज हाउ बैड एक्चुअली इट इज। बिल्कुल। सर, आपने अभी तक बताया कि आपका ये फेज कितना मुश्किल था आपके लिए या आपके घर वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे सिनेरियो में बहुत बार ना घर वाले कोशिश करते कि इस इंसान की शराब छुड़वाते हैं, छुप छुप के, चोरी छिपके, कुछ तो कुछ करते रहते हैं। या फिर आपने खुद ही ये सोचा कि नहीं, बस अभी मुझे इससे छुटकारा पाना है। क्या था वो फेज? टर्निंग शराब, पॉइंट हाँ, जो आप बोल टर्निंग सकते हो, पॉइंट क्या क्या हो सकता था? था? तो ऐसा क्या है, एक अल्कोहलिक के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट नहीं होता है, अच्छा। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो होते रहती हैं, और हर एक चीज़ में एक टर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ऑनेस्ट था कि मुझे 2-3 पैगी पीना है, ओके। उसी तरह कई बार ये भी आया कि यार शराब बंद करनी पड़ेगी, आई कांट लिव लाइक दिस, आई कांट ड्रिंक लाइक दिस। तो किस्सा और याद आया, रात को 2-2:30 बजे मैं घर पहुंचा, और ये एक बात आज भी मैं हैरान हूँ कि पिताजी कैसे जिए। वैसे
कि जब भी मैं लेट आता था, घंटी में बजाता था, तो दरवाज़ा पिताजी ही खोलते थे। अच्छा। तो मैं उनको पूछता था कि भाई अगले सुबह कि आप क्यों, या उस समय नशे के धुत में हालत में, कि आप क्यों दरवाज़ा खोलते हो? वंदना खोल देगी, घर पे कुछ हेल्प है, सर्वेंट्स है, वो खोल देंगे, आप अपनी बोलते बेटा जब तक तू घर पे नहीं पहुंचता ना, मुझे नींद नहीं आती। तो तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या? मैंने बोला नो डैड। ये तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं, मुझे मेरा करने दे। तो उस समय लगता था यार क्या कर रहा हूँ बाप को, नहीं पीना चाहिए। अगले सुबह उठा इसी ख्याल से, नहीं पीना चाहिए, क्या कर रहा हूँ पिताजी को। इतना शर्म महसूस होता था। फिर उस शर्म से निकलने के लिए शराब और पीनी पड़ती थी। आप समझे? तो मेरा बेटा था, घर पहुंचा 2-2:30 बजे, घंटी बजाई। एक दिन पिताजी जैसे खोलते थे दरवाजा खोले और मैं सीधे घर जाऊँ। मेरा बेडरूम के बाहर मैं जब पहुंचा तो मैं सुना कि मेरा बेटा कमरे में सोया हुआ, 6 साल का होगा, और वो अपनी 5 या 6 साल का होगा। तो अपनी माँ को उठाता है और मैं सुन रहा हूँ ये बात दरवाजे पे खड़े होके कि मॉम डैड हैज रीच्ड होम, ही इज ड्रंक, लेट अस शिफ्ट टू द गेस्ट रूम एंड स्लीप। ओहो। ओ कि माँ पिताजी घर पहुंचे, शराब की हालत में धोते, गेस्ट रूम में शिफ्ट करके वहां सोएंगे। वहां खड़े खड़े मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने दरवाजा खोला नहीं, चुपचाप गेस्ट रूम में गया और बेहिसाब शराब और पी और फिर सोया। तो ये महसूस करना कि घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है, ये हर सुबह होता था। और हर सुबह उस चीज़ का स्ट्रेस होता था, दुख होता था, रिमोर्स होता था, गिल्ट में जी रहा था। सॉरी मैंने इतनी बार बोला होगा कि मैंने सॉरी का वर्ड का मतलब ही बदल दिया। तो शराब छोड़ना भी था, लेकिन जब गिल्ट से निकलना हो तो शराब चाहिए मुझे, शर्म से निकलना हो शराब चाहिए मुझे, कोई मीटिंग के लिए जाना हो तो शराब के बगैर बात नहीं होती थी, कुछ भी करना हो शराब की जरूरत थी। तो एक दिन क्या हुआ, फिर मैं पहुंच गया था एक स्टेज पे कि अगर मैं जागा हूं तो मैं शराब पी रहा हूं। लास्ट मेरे 2-2.5 साल ऐसे गए। इफ आई एम अवेक आई एम ड्रिंकिंग। तो एक दिन 10:15 बजे कुछ मैं बाथरूम में बैठा था और पिताजी शायद मुझे ढूंढ रहे थे। ऐसा दरवाजा खोल के मेरे को देखी कि मैं 10:15 बजे विस्की का सिप ले रहा हूँ बाथरूम में बैठ के। ओहो। तो आपके मुंह से जैसे ओ निकला, मेरे मुंह से निकला मर गया, फिनिश्ड। फिर झगड़ा होगा, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, अब झेलना पड़ेगा। तो मैंने उस चीज को झेलने के लिए 1-2 पैग और लगाए। फिर अल्कोहलिक पावर आ जाता है। गया पिताजी के रूम में, क्या लाइक टू हैव अ टॉक विथ यू डैड, कुछ बातें करनी है। तो बोलो। देखा माँ बाप दोनों साथ में है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने शायद बोला होगा कि दोनों को नहीं झेल सकोगे, एक को एक करके। तो मैंने मेरे रूम में बैठ सकते हैं क्या? मेरे रूम में बैठेंगे। बोले ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। तो उधर गया। पिताजी जब तक आया मैं 1-8 पैग और खींच लिया 5-7 मिनट के अंदर। और जैसे आए मैंने उनको बोला मेरे से घर पे कोई बात नहीं कर रहा है, 2-3 हफ्ते हो गए, नोबडी टॉक्स टू मी। और अगर आप लोग को लगता है कि ना बात करके, मेरे को इग्नोर करके मेरे को आइसोलेट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आइसोलेट करोगे मुझे तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, अगर ये सोच है तो आप सारे यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ओ मुझे कहीं लगा ये डायलॉग मार के, जैसे आप लोग से भी ओ निकला, मेरे अंदर बहुत बड़ा हुआ है, शिट हाउ कैन आई स्पीक टू माय फादर लाइक दिस। हाँ वही मैं कह रहा था। पिताजी को मैंने कभी जवाब नहीं दिया पलट के, शराब कितना भी पिया हूँ। आज मैंने कैसे बोल दिया ये बात, बड़ी शर्म आई। एक घूंट और लगाया शराब का। मैंने बोला अब तो पकड़ा गया तो बिंदास पियो। बोला डैड मैं सब कोशिश कर रहा हूँ, मैं लाइफ में वो पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि आई एम डिस्टाइंड टू ड्रिंक एंड डाई। ओह। मेरे तकदीर में लिखा है कि मैं शराब पी के मरने वाला हूँ, पी के मरने वाला हूँ। इस चीज़ को मैंने बहुत कोशिश की है,
छोड़ने की, कम करने की, कुछ नहीं होने वाला है। अब छोड़ना कम करना मैंने सोचना भी बंद कर दिया है। ये बातें ऐसी कुछ बकवास में कर रहा था पिताजी के साथ, वो पेशेंटली मुझे सुन रहे थे। 20 मिनट शायद निकल गए, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला कि डैड कोई अगर हेल्प कर सकता है मेरे को तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हेल्प ऑल्सो। पता नहीं कैसे निकला। तो पिताजी ने मेरे को पॉज किया, बोला बेटा यू विल एक्सेप्ट हेल्प? मैंने बोला यस। बोले कि भी 24 आवर्स, 24 घंटे में आपको हेल्प दिलाता हूँ। मैंने बोला डन। फिर तो मीटर डाउन हो चुका था, पीते रहा। अगले सुबह 8:30 पौने 9 बजे पिताजी ने मुझे जगाया। यूजुअली कभी जगाते नहीं थे मुझे, मैं जब तक सो रहा हूँ सोने दो, पता नहीं रात को कितने पे आया कितना सोया। बोले आपने हेल्प की बात की थी, आई हैव स्पोकन टू सम पीपल, वी आर टू गो एंड मीट देम। बात हुई है, उनसे मिलना है। उनका एक सजेशन है कि बगैर पिया आ रहा है आपको, जब तक उनके साथ मीटिंग नहीं होगी तो आप शराब मत पियो, उसके बाद आपको जितना पीना मैं रोकूंगा नहीं। फिर बोला डन। कितने देर में निकल सकते हैं? बोले 10 मिनट में। बोले भैया 10 मिनट तो मैं तैयार होकर निकलता हूँ। मुझे मीटिंग करना खाली एक फॉर्मेलिटी था कि डैड खुश रहे, मेरे को मेन था मीटिंग करो पियो। तो ये मेरी किस्मत थी कि मैं मान गया। ऐसा नहीं बोलता बहुत जीनियस था, आज्ञाकारी बच्चा था, तो मैंने आज्ञाकारी को तो पूरा अब्यूज किया हुआ है। तो गए उधर, उनसे बात हुई, मैं कन्विंस हो गया कि ठीक है। एक इंसान बैठा था मेरे सामने, जैसे आज मैं 23 साल से शराब से दूर हूँ, वो 2.5 साल शराब से दूर था। उससे बातें करके मुझे लगा कि जिंदगी में शायद कोई एक रास्ता है जहां मुझसे भी शायद छूट जाए। अच्छा। एक रे ऑफ होप, बहुत दूर, बहुत डिम एक रे ऑफ होप मेरे सबकॉन्शियस माइंड को शायद नजर आया। मैंने बोला मैं एडमिट होने को तैयार हूं। अब पॉइंट ये हो गया, उन्होंने बोला कि भाई 4 महीने का ट्रीटमेंट है, जब तक आप 4 महीने को हाँ नहीं बोलोगे हम एडमिशन नहीं देंगे। मैं अटक गया कि 25-30 दिन। तो मेरे पिताजी ने इंटरप्ट किया, बोला एक चीज़ बोलता हूँ बेटे। मैंने बोला बोलिए। बोला अगर 4 महीने के बाद आप इस इंसान के सामने, जैसे ये बोल रहे 2.5 साल से दूर है, आप 1 साल से दूर हो, 6 महीने से दूर हो, कभी आप सामने बैठ के किसी को ये बोल पाओ, एंड ओनली यू नो, सिर्फ आप जानते हो शराब ने आपको क्या से क्या बना दिया। लेकिन अगर ये नतीजा हो सकता है तो 4 months इन अ मैन्स लाइफ इज नथिंग। इंसान की जिंदगी में 4 महीने कुछ नहीं होता है। मैंने अपने पिताजी की बात मान ली और मैं एडमिट हो गया, और दैट चेंज माई लाइफ। वहाँ से मेरी जिंदगी बदल गई। तो वो सफ़र आपका कैसा रहा? डी एडिक्शन सेंटर के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। उसमें इतना आसान था ये टर्निंग पॉइंट से वहाँ से वापस आना, क्या उसमें जैसे हमने देखा था मूवीज़ में कि वो संजय दत्त था, वो वहाँ से वापस भाग खड़ा होता है, वापस को पकड़ के ले आता है, आपकी लाइफ में कैसा हुआ? So my journey from getting admitted to the rehab center, उन्होंने एडमिशन मुझे 10 दिन के बाद का दिया डेट, क्योंकि अच्छा। फुल थे। ओके। पहली बात तो उन 10 दिनों में मैंने जिंदगी में जितना शराब पिया मैंने कोई 10 दिन में नहीं पिया होगा, कि शायद वापस- 2 बॉटल दिन का। वापस सुबह पीना उठता नहीं था, है, इसलिए जो है वो कसर पूरी कर वापस ली। पीने मिले ना मिले। मिले ना मिले, जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो एक हक समझता था कि पियो जितना पीना है। सुबह उठ के पहले बाहर जाके उतारा करता था, अब घर पे बैठ के उतारा करो। जो पीने वाले हो, जिनकी फैमिलीज ये सुन रहे, उनको समझ में आएगा उतारा क्या होता है, बहुत भयंकर होता है। तो चलो रिहैब पहुंच गया, डिटॉक्स रूम में मुझे डाला, मैं चला गया। मेरे को बोले आप सिगरेट नहीं पी सकते हो, आपको बीड़ी दी जाएगी, 12 बीड़ी मिलेगा, आप बीड़ी पी सकते हो। तो बोला चल ठीक है, ला अपना पहले 12 बीड़ी तो दे। तो लिया, डिटॉक्स रूम में खिड़की पे खड़े होकर बीड़ी फूंक रहा हूँ। जिंदगी एक फ्लैश की तरह मेरे सामने नजर आई। क्या से क्या हो गया, शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया। रिहैब पहुंचा हूं, छोड़ देता था यार, क्या फर्क पड़ता था, नहीं पीता था, क्यों किया। इधर आया हूं, जिंदगी हैज बीन अ ब्लंडर, खतरनाक जिंदगी जिया हूं, अब नहीं पीना। बहुत गलतियां की जिंदगी में, शायद सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं रिहैब में एडमिट हो गया।
ये माइंड इतना कनिंग है। ओके, तो पहले 5 दिन तो मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, कुछ बहाने। मुझे बोला गया था 30 दिन सर आपको लॉक एंड की में रहना पड़ेगा, 30-35 पेशेंट होंगे, लॉक एंड की होगा, बाहर नहीं जा सकते हो, हाँ बोलो तो डालेंगे, नहीं तो बोलो तो नहीं है। मैं सब मान गया था, अब बोला जा भी नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी एक को पटाऊं कि चल यार नीचे चल के एक सिगरेट पी के आते हैं। कोई पटा नहीं काउंसलर, वो लोग भी सीजन खिलाड़ी थे, और सारे काउंसलर भी कोई 20 साल शराब से दूर, कोई 9 साल शराब से दूर, कोई 8 महीने, कोई 13 साल, वो भी सीजन खिलाड़ी थे, उनको भी आदत थी। तो चौथे दिन मैंने सोचा यार मैं कहानी सोच रहा हूँ, क्या क्या कहानी सुनो नीचे जाने का, गलत कर, बहुत गलत कर। मुझे ये सोचना है कि इनमें वीक कौन है, उसको कहानी सुना। तो एक मिले, उनको मैंने सुनाया, उन्हें बड़े प्यार से सुना मेरी 4 कहानियां, 4 बहाने। उन्होंने मुझे 8 सुनाया। बाद में समझ में आया कि इसको शेयरिंग बोलते हैं। मैं बोला यार ये लोग साले, बाद में ध्यान में कि ये तो यार टसमस नहीं होते, और मैं डरा हुआ था कि कुछ भी हंगामा करूंगा तो मुझे बांध देंगे। क्योंकि एक इंसान को बनते हुए देखा था मैंने दूसरे दिन पे, वो बेचारा हेलुसिनेट कर रहा था, तो मैं ऐसे ही डर गया था, ज़्यादा तमाशा मत कर, हेलुसिनेट क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, मुझे कुछ अक्ल नहीं थी उस समय। मुझे तो लगा कि बहाने कर रहा होगा ये, उसके लिए बांध दिया। खैर वो डर मुझे काम में आया, तो बहाने कम, तमाशे कम किए। तो डे 6 मेरे को शिफ्ट किया गया फ्रॉम डिटॉक्स टू डी एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट। वहाँ सुबह मुझे बोलता है, जो 2 हफ्ते से पहले था, जैसे कम्युनिटी लिविंग था, तो कम्युनिटी इंचार्ज उसको बनाया था। तो मेरे को बोला आपको यहाँ पे अब TDA करना होगा, हमारे साथ अभी हमारे साथ आए हो तो TDA करना होगा। तो TDA मैंने यही पूछा TDA क्या होता है, बोले थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइंड। अच्छा, वेरी गुड, व्हाट डू आई नीड टू डू? बोला दोज 2 ऑफिसेज हो, बता 2 ऑफिस है। बोला यू हैव टू स्वैप एंड मॉप दैट। बोले क्या, यानी कि 2 ऑफिसेज को आप चाहते हो कि मैं झाड़ू कटका करूं? बोला हाँ। ऐसे उसको ऐसा क्रोध आया मेरे अंदर, गुस्सा, क्रोध, रेज आया मेरे अंदर, उसको पी गया, क्योंकि पिया हुआ नहीं था। और बड़े प्यार से मैंने उसको बोला बेटा एक काम करते ना, वो जो लॉक एंड की का दरवाजा है ना, बोला दरवाजे के उस तरफ चल के सेम चीज मेरे को बोल, तो मैं तेरे को बताता हूँ मैं क्या चीज़ है। इधर ट्रीटमेंट कराने हो, झाड़ू करने नहीं आए हो। उसने बोला कोई बात नहीं, आपको ना करना आप मत कीजिए। मैं चुपचाप जाके अपने बेड पे लेट गया। 22 कॉट्स बेड्स वगैरह वहाँ पे, देख रहा हर एक इंसान कर रहा है। अब 5 मिनट शर्म मुझे भी आ गई कि मैं ही कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उठा और गया, झाड़ू पता है मुझे कहाँ पे, सब लेके ऑफिस में पहुंचा, झाड़ू हाथ में लेके मैं झाड़ू करना चालू किया। विद इन लेस देन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर मुझे इतना रोना आया, मैं उस कोने में बैठ के रो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को क्या बना दी। एक 5 स्टार लाइफ जीने वाला आदमी एक रिहाब में झाड़ू मार रहा है। मैं और कितना गिर सकता हूँ ज़िंदगी में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस डेप्थ ऑफ सॉरो में, उस सॉरो के गहराई में से एक मोटिवेशन आया कि आई विल नेवर वांट टू गो बैक टू वेयर आई केम फ्रॉम। जहाँ से निकला हूँ, जो शराब के अंधकार से निकला हूँ, वापस वहाँ कभी नहीं जाना चाहूँगा। एंड आई विल डू व्हाट इट टेक्स, इनकी हर बात मानूंगा, लेकिन मैं ट्रीटमेंट में ऑनेस्ट नहीं करूँगा। ग्रेट। और वो जो मोटिवेशन मैंने पाया आज तक, वो मोटिवेशन उतना ही स्ट्रांग है, वो मोटिवेशन उतना ही स्ट्रांग है कि उस माइंडसेट में वापस कभी नहीं जाऊंगा। जिंदगी में मौत आ जाए, शराब हाथ में ना आए। क्या बात। ये मेरी सोच थी। तो नाउ आफ्टर 23 years इट हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। 23 साल मैंने इतनी प्यारी जिंदगी जी है, क्योंकि वो ख्याल नहीं आया मुझे जो मुझे शराब तक ले जा सके या ले गया। बिल्कुल। उसके पहले 13 साल वो ख्याल नहीं आया जो मुझे शराब से दूर रख सके। तो दैट इज अ चेंज। मुझे नहीं मालूम कि लाइफ में एनलाइटनमेंट, मोक्ष पाना, निर्वाणा पाना, ये सब होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन इतना मालूम है शराब से दूर जिंदगी कोई एनलाइटनमेंट निर्वाणा से कम नहीं है. दैट इज माई एक्सपीरियंस. ग्रेट. और आप वो 4.5 महीने के बाद जब आए घर पे, तब आपको जो ये डी एडिक्शन प्रोग्राम पूरा करने का, आपको खुद को कैसा फील हो रहा था और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो सारे खुश थे. ठीक है. पता नहीं मेरे वाइफ को और मेरे पिताजी को कहाँ से ये कॉन्फिडेंस था कि ये कभी नहीं पिएगा. उतना कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं था. अच्छा. ओके. सारे खुश थे, लेकिन सारे खुश थे और एक रियलाइजेशन मुझे आया 1.5-2 महीने के बाद कि मैंने जितने प्रॉब्लम झेले थे, जो मुझे प्रॉब्लम्स लगते थे शराब पीते समय, वो प्रॉब्लम्स नहीं थे. प्रॉब्लम्स तो अब चालू है. क्योंकि आज मुझे हर एक इंसान को एक रिलेशनशिप बनाना मैंने कभी सीखा ही नहीं था. मैंने तो रिलेशनशिप बिगाड़ना सीखा था. एक रिलेशनशिप को किस तरह नष्ट कर सकते हैं उस पर किताब लिख सकता हूँ. शराब के साथ किस तरह बर्बाद कर सकते हैं रिलेशनशिप को. आदमी पैसे कमा लेगा फिर, लेकिन वो रिलेशनशिप्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. बिल्कुल. सो आई रियलाइज्ड दैट माय प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड नाउ. पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, शराब पी लिया मैंने. अब शराब मुझे मालूम है, विद कन्विक्शन ध्यान में था, विद कन्विक्शन मालूम था कि इट इज नॉट द आंसर टू माई प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम. तो वो तो नहीं करना. अब अपने ही इमोशंस को झेलना, समझना, इन चीज़ों को became a very interesting journey for me. माँ ने कुछ बोल दिया, बहन ने कुछ बोल दिया, दोस्त ने कुछ बोल दिया. कभी किधर इनविटेशन आया, फ़ोन करेंगे, बोले बेटा आ रहे हो ना, तो मेरा मुझे पता नहीं, मैं शायद आऊँगा, कोशिश करूँगा आने. नहीं आप आओ ना. अब मुझे मालूम आप शराब सर्व होने वाली है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ. अपने आप को क्यों डालूँ उस रिस्क पोजिशन. बिल्कुल. ओके. क्योंकि जितनी बार मैं शराब बंद भी किया था, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 20 दिन, कभी 2 महीना, उन लोगों के साथ बैठता था जो शराब पी रहे, ग्लास हाथ में आ ही जाता था. तो मेरे को सिखाया गया कि ना बोल दो, पहले 1 साल जाओ ही मत, हो सके जितना. तो सामने वाले ये भी बोलेगा बेटा आप मत पीना ना, बेटा आप मत पीना, यू डोंट ड्रिंक. वो सुन के मुझे गाली लगती थी कि चॉइस मेरा है. बिल्कुल. तो उन इमोशंस को फेस करना मेरी एक नई जिंदगी थी. और 1.5-2 महीने में एक रियलाइजेशन बहुत अच्छा मुझे आया कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ अभी भी. ठीक है, पहले दिन में 10 बार होता था, आज दिन में 2 बार होता है, लेकिन इमोशनली अफेक्टेड आज भी हो रहा हूँ मैं. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई इमोशनल रिस्पॉन्सेज वेरी सीरियसली. एंड देयर वाज अ वेरी ब्यूटिफुल पाथ दैट स्टार्टेड अवे फ्रॉम अल्कोहल. अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम मैंने क्रिएट किया. एक दुनिया मैंने धीरे धीरे बदली. जो दोस्त यार थे उनके साथ उठना बैठना छोड़ दिया. अब शराब पी रहे हो, मैं साथ में नहीं बैठना चाहूँगा. एक दिन बैठा भी था एक दोस्त के साथ, 45 मिनट में मैं भाग गया वहाँ से. ये नहीं कि मुझे शराब की तलब आई, मैं उनकी बातें सुन के बोर हो गया. और मेरे दिमाग ने एक चीज़ कहा कि मैं 45 मिनट में इस इंसान के साथ बोर हो गया हूँ जो शराब पी रहा है. इसने मुझे कैसे झेला जिंदगी भर, 15 साल की दोस्ती, इसने मुझे कैसे झेला. मैं तो 6-6 घंटे पीता था इसके साथ. तो वो एहसास कि बस अपने आप को बोर करने की जरूरत नहीं है, उस माहौल से दूर रहो. बिल्कुल. जहाँ मैं स्नूकर्स खेलता था, रोज दोस्त 8, 8:15, 8:30 बजे जहाँ स्नूकर्स खेलता था, 8:15, 8:30 बजे वो लोग बार में जाते थे. तो मेरे को बोले जॉइन अस, तो मैंने नहीं, I'll go home. फिर बोले अरे यार तुम मत पियो, नॉट टुडे. 1 डे एट अ टाइम सीखा था, ना बोलना सीख गया. तो कुछ महीना निकल गया. एक दोस्त जो था उसने मेरे को पूछा स्नूकर के बाद, जब जा रहे थे सब नीचे, बोले कि उसको हम लोग अनिल भैया बोलते हैं, बोले कि ब्रो डज दिस मीन दैट यू आर नेवर गोइंग टू सिट विद अस. क्या ऐसा है कि आप कभी हमारे साथ नहीं बैठोगे. 3-4 बार पूछा, ना बोलते. तो मैंने बोला, सोचा मैंने इसका जवाब क्या दूँ.
बोला भैया आज नहीं। तो बंदा वहाँ से उठ के आके मेरे को हग किया और बोला आई एम प्राउड ऑफ द वे यू लिविंग नाउ। तो ये इंकरेजमेंट सोसाइटी से बहुत मिलता है। बिल्कुल। लोग रियलाइज नहीं करते इस पूरे अल्कोहलिज्म में एक स्टिग्मा अटैच्ड है। पहली बात तो रिहैब जाने में एक स्टिग्मा है। बिल्कुल। मैं भी जब गया था मैंने भी यही बोला था कि सबको बोल देना मैं न्यूजीलैंड गया। लेकिन निकलने के बाद जो मुझे मिले, बोले कहा तुम्हें 2 महीने दिखे नहीं। तो मैंने बोला मैं रिहैब में था क्योंकि मुझे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम था। आई वॉज एक्सेसिवली ड्रिंकिंग, कंपल्सिवली एक्सेप्टेंस ड्रिंकिंग। वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो बोले महेश, बहुत लोगों ने 80% लोगों ने मुझे तारीफ ही की होगी कि मान गया यहाँ पे ये प्रॉब्लम से निकले, आपने वो कदम उठाया कि ये प्रॉब्लम से निकलूँ, ये शराब की ज़िंदगी से निकलूँ, आपने कदम उठाया, वेल डन। और ये दुआएं मिली, बहुत लोगों की दुआएं मिली। कुछ 10-15-20% लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते क्या है नाटक कर रहा, महीने में पी के देख लो, 1 महीने 2 महीने में नाटक कर रहा, कुछ नहीं, क्योंकि जिंदगी भर मैंने वो किया है। बराबर। सो कमिंग बैक, यू आर फेसिंग अ वर्ल्ड जहां पे आपकी पहचान एक ग्लास के साथ थी, आपकी पहचान उस इंसान के साथ भी थी, और आप उस इंसान को सोसाइटी में रखे हो, जो लोग उस इंसान से बात कर रहे हैं जो नशे में हो, और अब वो इंसान सोबर हो गया, अब वो शराब पीता नहीं है, लेकिन उनके लिए अब भी वही है। ये अभी भी वही शराबी है, बिल्कुल। ये अभी भी वही बेवड़ा है। और वो किसी ना किसी तरह आपको उस चीज़ का एहसास दिलाएंगे। जो वेल विशर्स हो वो भी अनजाने में शायद एहसास दिलाएंगे। लेकिन एक मंत्र मैंने सीखा कि भाई मैंने ज़िंदगी में इन लोगों को बहुत कारण दिए हैं इस तरह सोचने के लिए, बहुत कारण दिए, कोई बात नहीं, ये उसकी सोच है, मेरी नहीं है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पाथ दैट आई फाउंड इन सेल्फ डिस्कवरिंग माई सेल्फ। बिल्कुल। तो जैसे अब तक मैंने आपको जाना समझा है कि आप जैसे बता रहे थे कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए कि आप हर ओकेजन पे ये हो गया तो पी लूँ, ये हो गया तो पी लूँ। पर आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को उससे अलग रख के डी एडिक्शन सेंटर में जाके एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया महेश ऐसा हम कह सकते हैं, वैसे आपने बिल्कुल सब करीब से देखा है, झेला भी है। तो आपका एक डी एडिक्शन सेंटर भी है मेरे ख्याल से। तो ये डी एडिक्शन सेंटर शुरू करने का आपको ख्याल कब आया और क्या उसका पीछे मोटिवेशन आपका क्या था? तो मैं अपनी ज़िंदगी शराब से दूर मेंटेन कर रहा था। 5 घंटे स्नूकर खेलता था, 3 घंटे उसी रिहैब में जाके लोगों को हेल्प करता था जिनको मदद की ज़रूरत है, जो नए आए हो। ऐसा ज़िंदगी चल रही थी। अब इन 6-8 महीनों में मैंने कुछ 5-6 दोस्तों को भी रिहैब में एडमिट किया, जो 1 हफ्ता नहीं रह पाए, क्योंकि बहुत साधारण रिहैब था, बहुत बढ़िया था, वहाँ से मैं निकला हूँ, लेकिन बहुत सिंपल लिविंग था, तो रह नहीं पाए। एक डॉक्टर जयरा जानी मुझे मिले, जो साइकेट्रिस्ट थे, को फाउंडर थे उस रिहैब के। तो मैंने उनको बोला, सर यहाँ पे ना एक इंसान जो कुछ अफोर्ड कर सकता है ज़िंदगी में, समझे एक मारुति 800 डिलक्स कोई भी एसी गाड़ी में घूमता हो, एयर कंडीशन रूम में सोता हो, अगर उसको कोई भी रिहैब में जाना हो जो वॉलंटरी हो 100%, यानी कि इंसान हाँ बोल के ही जाए तो ही एडमिशन होगा, और जो नॉन मेडिकल हो, बराबर, के अलावा डिटॉक्स के 2-4 दिन 4-5 दिन से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी रिहैब नहीं है इंडिया में। तो मेरे को उन्होंने बोला, मुझे मालूम है ये बात। तो बोला, तो अगर आप क्यों नहीं चालू करते, ऐसे कुछ सोचो। तो बोले, एनजीओ एक अलग सिस्टम है, आप चालू कीजिए। तो मैं सोच में पड़ गया। बोले, सर ये दिमाग में ख्याल तो आया है मेरे, सोच रहा हूँ करूँ नहीं करूँ ऐसा कुछ। तो मेरे को बोले, सोचेगा तो करेगा कब? तो मैंने बोला, सर मुझे कुछ मालूम नहीं रिहैब क्या होता है, कैसा होता है। ये सारे वर्ड्स रिहैब, रिकवरी, सोब्राइटी, अवेयरनेस, ये सब तो मैंने रिहैब में सीखा है, तो मुझे बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बोले, मैं हूँ ट्रेन करने के लिए, मैं ट्रेन करूँगा। मैंने बोला, मेरे पास बहुत सवाल होंगे, आपका सर खा जाऊँगा। बोले, आप सवाल पूछ के मेरा सर खाओगे या जवाब सुन के आपका सर मैं खाऊंगा, वो तो समय ही बताएगा। तो वहाँ से मेरी ट्रेनिंग चालू हुई, और ठीक 2 साल के बाद हमने पूरा सिस्टम चालू किया। जो लग्जरी है, जो
अफोर्डेबल के ऊपर है ये, अच्छा, जिनके अलग सेगमेंट के लिए है। ओके, लेकिन हमको आज भी 15-20 कॉल्स आते हैं दिन में। तो जो लोग हमको अफोर्ड नहीं कर पाते उनका एडमिशन हम ऐसी कुछ दूसरी संस्थाएं हैं जहाँ पे कर देते हैं हम। और अगर कोई वो 10,000 20,000 भी अफोर्ड नहीं कर पाता तो हम वो कर देते हैं। अच्छा, लेकिन वो एक अलग सिस्टम है, हमारा सिस्टम अलग है। तो ये पूरा सिस्टम 2004 1 दिसंबर को चालू किया। अच्छा, लगभग 20-21 साल 20-21 साल 21 साल हो गए। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपका रिहैब सेंटर बाकी रिहैब से अलग है, अबव अफोर्डेबल प्राइस है कि जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बना हुआ है, तो ऐसा अलग क्या है आपके रिहैब में जो बाकी में आपको नहीं, आपको कहीं मिला? तो मेरे रिहैब में क्या है और दूसरों में क्या नहीं है, ट्रीटमेंट समझना हो तो ट्रीटमेंट सेम होता है। अच्छा, ओके, खाली फ़र्क इतना है कि हमारे रिहैब में अब दो चीज़ें हैं। एक 3-4 पेशेंट साथ में होते हैं, 3-4 क्लाइंट साथ में होते हैं, एक सेटअप वो है। और दूसरा एक सिंगल क्लाइंटेल सेटअप है, जिनको अकेला दूसरों के साथ में नहीं रहना, एक अलग सिंगल क्लाइंटेल, वो एक सेटअप है। अच्छा, सो बेसिकली इट इज़ अ ऑल्टरनेट लाइफ थेरेपी। ओके, यानी कि हर एक इंसान एक अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हो, जो उसके अंदर हो, शराब से दूर, नशे से दूर, ड्रग से दूर। लेकिन वो नशा बीच में आ जाता है तो वो ज़िंदगी नहीं जी पाता है। बिल्कुल, तो दैट इज़ द ऑल्टरनेट लाइफ थेरेपी प्रोग्राम। ऑल रिहैब्स फॉलो। तो हमारा खाली ये कि 100% वॉलेंटरी। फिर जो जगह एम्बियंस है वो एक 5 स्टार एम्बियंस जैसा होगा, अच्छा, एटलीस्ट 4 स्टार तो कम से कम। हम्म। तो उधर मेडिसिनल यूज़ नहीं होता है। 100% इंसान बोलेगा मैं एडमिट होने को तैयार हूँ तो ही हम लेते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि घर वाले धमका के लेके आते हैं तो मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि समझ में आता है कि मोटिवेटेड है नहीं। तो आप, लेकिन फैमिली की वजह से आ रहा है। बराबर, तो काफ़ी क्राइटेरियंस है जो मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो मोटिवेशन होना चाहिए इंसान को, पहली बात। और कई लोग ऐसे मोटिवेटेड नहीं होते हैं, उनको मदद करते हैं, मिल के बात करके उनको मोटिवेट करते हैं। फिर वो हमारे पास आए कि कहीं और जाए, वो मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट कराओ वो ज़रूरी है। तो जितने लोग, कोई अगर सुन रहा हो और उनको लगे कि रिहैब क्या होता है, क्योंकि आप रिहैब ढूंढ रहे हो, ये मेरा तजुर्बा रहा है कि लोगों को पता नहीं रिहैब क्या होता है। उनको लगता है कि ट्रीटमेंट में गया बस 3 महीना रहेगा, 6 महीना रहेगा, एक रिंड की सफ़ेदी के साथ बाहर निकलेगा और कभी दाग नहीं लगेगा नशे का। ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो आप देखिए कहाँ भेज रहे हो। अगर ज़बरदस्ती भेजोगे तो कोई ठीक नहीं होता है। ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते, वो सब सिस्टम हम नहीं करते, क्योंकि उसमें मैंने सक्सेस कहीं नहीं देखा है। और दवाइयाँ ठूसते रहेंगे, दवाइयों से थेरेपी नहीं आती है। तो ऑल्टरनेट लाइफ थेरेपी इज़ अनकंडीशनल रिकवरी, जो आपको शराब पीने का ख्याल, क्रेविंग ना आए, वहाँ तक हम आपको लेके जाते हैं। अच्छा, उसमें एनीथिंग फ्रॉम 2 months to 6 months इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जो पहला 21 दिन में हमको समझ में आता है, और जो हमारे पास आता है उसको भी समझ में आता है कि इसको कितना समय लगने वाला है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। और एक मेरा मानना है कि अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने आज तक ऐसा, क्योंकि जिस तरह जो इंसान में था नशे में, अगर वो बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। लेकिन सोसाइटी सोचती है, दे गिव अप ऑन द पर्सन, ये तो डूब गया। फैमिलीज गिव अप। आपके क्लोजेस्ट अजीज लोग भी आपके ऊपर गिव अप कर देते हैं। बराबर, लेकिन रियलिटी अलग है। एक जमाने में मैं ऐसा सोचता था कि जीना इसी का नाम है, पियो और जियो। और ट्रीटमेंट के बाद जब जिंदगी बदली तब रियलाइज हुआ कि जीना इसी का नाम है। बराबर। दैट इज, देयर इज अ डिफरेंस इन द सेम डायलॉग, हाउ यू लिव इट। सर, आज के इतने अच्छे पॉडकास्ट के बाद आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर। तो लिसनर्स के लिए ऐसा है कि ये जानना ज़रूरी है
कि ज़िंदगी बदल सकती है, एक इंसान की ज़िंदगी से नशा जा सकता है। और रिहैब का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ नथिंग अदर देन एन इंट्रोस्पेक्शन टू योर सेल्फ, कि पहले पहचानना शराब मुझे क्या बना देता है और मैं असलियत में क्या हूँ। तो जैसे कहावत है, टू रिकग्नाइज द फॉल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रूथ विल सर्फेस इटसेल्फ। बिल्कुल। आप नेगेटिव चीज़ें, बुराई को जब पहचानोगे तो आपकी सच्चाई निकलेगी बाहर। और पूरा इंट्रोस्पेक्शन, ग्रुप शेयरिंग होता, इंडिविजुअल शेयरिंग होना, मेडिटेशंस करते हैं, राइटिंग थेरेपी, एक मोटिवेशनल वीडियो देख के उसके ऊपर शेयरिंग करना, मोटिवेशनल वीडियोस देख के उसके ऊपर शेयरिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेशंस होते हैं रिहैब में जो लगभग 5.5-6 घंटे का समय होता है। उसमें टेबल टेनिस भी हम खेलते हैं, बाद में पूल भी खेलते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, ऑल्टरनेट लाइफ जी रहे हो आप। तो वो जब ऑल्टरनेट लाइफ की आदत पड़ जाती तो रियलाइज़ करते हो कि मैं ज़िंदगी में यही मिस कर रहा था। So for listeners, there is a very beautiful life beyond addiction. Don't give up on a loved one. बहुत प्यारी जिंदगी है नशे के आगे। उस इंसान के ऊपर गिव अप मत करो जो सफ़र कर रहा है। टू सम अप द होल लाइफ, एक अगर मैं सम अप करना चाहूँ जहाँ से हम चालू किए थे कि भाई आग लगी है बस्ती में, हम जिएंगे अपनी बस्ती में। बिल्कुल। तो जब तक मैं शराब पी रहा था, बहुत दिन, बहुत साल, 13 साल, मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे, हर 2 दिन में ये दिमाग, जब एवरी ऑल्टरनेट डे, हर 2 दिन में जब मैं उठता था तो ये ख्याल आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों पी रहा हूँ, काय को पी रहा हूँ, ये नहीं पीता तो ये नहीं होता, नशा नहीं करता तो वो नहीं होता, इतनी बर्बादी नहीं होती, कैसे निकलूँ इससे। रिमोर्स, गिल्ट में जागता था मैं, फ्रस्ट्रेटेड जागता था मैं, आँख खुलती थी फ्रस्ट्रेशन के साथ। ट्रीटमेंट के बाद जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे रिश्तों में झगड़े नहीं हुए, स्ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं जागता हूँ तो मुझे मालूम है कि ये भी जाएगा। दिस विल ऑल्सो चेंज, दिस टू शैल चेंज। एक जिंदगी से लड़ने की कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जी सकता हूँ, ये निकल जाएगा। So 23 years I've woken up feeling good about myself. Before that 13 साल में आँख खोलता था feeling bad about myself. So that is what I wanted to share. Wow, nice. कि मेरे ज़िंदगी में जिस तरह मेरे पिताजी ने मुझे हैंडल किया, जी। अगर उन्होंने उस तरह हैंडल नहीं किया होता तो मैं शायद 2 साल के अंदर या तो सिरोटिक हो जाता था, बिल्कुल। लिवर सिरोसिस हाँ, होकर जिस मर तरह जाता था, या तो साइकोट्रिक हो के कोई इंस्टीट्यूशन में पड़ा रहता था। तो जिस तरह मेरे ज़िंदगी में मेरे पिताजी थे, हर एक के ज़िंदगी में एक वो इंसान है जो आपको समझता है। नशे से निकल के उस इंसान को आप ढूंढो, वो आपके बिल्कुल, सामने है। Beautiful. बिल्कुल। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आज हमें भी नए सिरे से सीखने मिली है कि कैसे उस अंधियारी गली में एक बार आप चले गए तो जहाँ आशा की किरण आपको दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने आप बदलाव लाने की जो कोशिश होती है कि मुझे चेंज होना है। और मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है। आपके पिताजी कहे, आपकी बीवी कहे, आपके घर वाले जितने भी आपको कहे, लेकिन जब तक आप खुद वो रियलाइज़ नहीं करें कि मुझे बदलना है, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है मेरे ढंग से बिना शराब के, तब तक मैं मानता हूँ कि ये बदलाव संभव नहीं है। और आपसे आज मैंने बहुत कुछ इस बारे में सीखा है। सो दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड महेश हीरानंदानी जी के साथ का पसंद आया होगा। अगर आपकी फैमिली में, दोस्तों में या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इस एडिक्शन से सफ़र कर रहा है और आप उसे मदद करना चाहते हो, तो महेश हीरानंदानी जी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और उनके रिहैब सेंटर के सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहाँ उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी एक इंसान के लाइफ में उम्मीद की वो किरण ला सकते हो। अंत में इतना ही कहूँगा मैं भी कि एक गुलशन का शेर है कि छोड़ दे शराब का प्यारा गुलशन, ऐसी कोई शराब नहीं जो गम को भुला सके। तो इसी के साथ और इसी शेर के साथ आप सबको इट्स अनफिल्टर्ड की तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं जो शराब के लत में आज डूबे हुए हैं,
उनको एक प्रेरणा के रूप में हम इस अनफिल्टर्ड के द्वारा एक मैसेज आपको दे रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इट्स अनफिल्टर्ड। बिल्कुल। सर, आज का पॉडकास्ट तो बहुत ही बढ़िया हुआ। हम लोग तो सुनते रह गए आपकी लाइफ का फेज़ 1 एंड अभी का जो ब्यूटीफुल फेज़ चल रहा है वो। एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को इसमें से काफ़ी इंसाइट्स मिल रहे होंगे। एंड वो फैमिलीज़ जो अभी सफ़र कर रहे हैं एंड वो इंसान जो अभी नशे में है वो भी तो सफ़र कर रहा है, तो शायद उनको आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ मोटिवेशन या कुछ एक आशा की किरण दिख जाए। सो आज हमारे शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एक सर। सेकंड,